गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम संस्कृत के शास्त्रों की परंपरा में रत्न शास्त्र पर बात करते हैं। रत्न शास्त्र भारत के पुराने व्यापारिक शास्त्रों में से एक है। व्यापारिक महत्व की। चूंकि रत्न सुंदर आभूषण के अंग, हमारे अंग के अंग भूषण, और बाद में वो ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्व के हो जाते हैं। भारत एक ऐसा देश जहां कोई भी चीज आई है, हम उसको ज्योतिष में लाके खड़ा कर देते हैं कि इसका महत्व ज्योतिष की दृष्टि से है कि नहीं। धातु आए तो हमने ज्योतिष की दृष्टि से, कि हम लोग तो जन्म भी लेते हैं तो लोहे के पाए, चांदी के पाए या तांबे के पाए, ये बात करते हैं। कोई जन्म भी लेता है तो उसकी आंवल के साथ हम चांदी जमींदोज करते हैं। शादी होती है तो हम कांसे का पात्र देते हैं बेटी को। और यदि निधन भी हो जाए तो हम अपनी आंखों पर या गालों पर तांबे का कोई सिक्का रखते हैं। धातु को हम लोगों ने संस्कारों के साथ जोड़ दिया। वैसे ही जो भी चीज भारत में आई या हमारे व्यवहार में आई, और हमने किसी न किसी टोने टोटके तंत्र तकनीक अंग सब में जोड़ दिया। तो ये एक अलग पक्ष है कि वो धातुओं के साथ साथ रत्नों का एक ज्योतिषीय पक्ष है। भारत में तो कंप्यूटर भी आया तो भी हमने ज्योतिष में जोड़ दिया उसको। यानी जो भी चीज आती है, भारतीयों का मूल स्वभाव है, वो हमारी किसी प्रक्रिया में फिट बैठता कि नहीं। तो हम लोगों ने कंप्यूटर को भी ज्योतिष का उपयोग में ला दिया। लेकिन आप देखिए, सब चीजें, खासतौर से मैं रत्नों की बात कर रहा हूँ कि रत्न शास्त्र जो व्यापारिक शास्त्र था, वो बाद में कैसे ज्योतिष के साथ जुड़ गया। लगभग 2000 वर्ष, मैं जिसको और आगे कहूंगा, एक ग्रंथ हम लोगों को, पुरानी बची खुची संस्कृत जिसको मैं कहता हूँ, जिस रूप में हमें प्राप्त हुआ, वो फिनो ने एडिट किया था इटली से। पिछले 19वीं शताब्दी के लास्ट वर्षों में अगस्ती मत, भारत का एक ऐसा शास्त्र, अगस्ती मत, यानी जो अगस्त ऋषि साउथ का ग्रंथ है, नाम से ही अपने को पता लग जाता है। अगस्त के ग्रंथ वही मिलते हैं अपने को। अगस्त का एक ग्रंथ जब हमने, सकलाधिकार, सकल अंग वाला अधिकार, सकल मैंने मूर्तियां, वो ग्रंथ हमने जब तैयार किया था, तब मैंने पाया कि अगस्त के बहुत सारे ग्रंथ साउथ में हम लोगों को मिल जाते हैं। उत्तर भारत वाले तो अगस्त को अर्घ दे के ही संतोष करते रहे, लेकिन दक्षिण वाले अगस्त के, चाहे अगस्त संहिता हो, वो अगस्त संहिता जो नाड़ी देख के हम लोग भविष्य बताते हैं, अगस्त नाड़ी भी कहते हैं उसको। गया अगस्त मत, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, अगस्त का रत्न शास्त्र, अगस्त का रत्न शास्त्र कितने लोगों ने देखा। बाद में उसी को गुप्त काल में बुद्ध गुप्त ने तैयार किया, रत्न शास्त्र। और ठक्कर फेरू का प्राकृत में भी रत्न शास्त्र, नंदी का मिलता है हमें। और कई लोगों ने रत्न शास्त्र के, आजकल तो रत्नों की जितनी जितनी वेराइटीज, और नए रत्न, पुराने रत्न, नवीन रत्न जो नए नए ज्ञात होते चले गए। रत्न तो नौ ही थे, नवरत्न।
का जो ग्रंथ है, वरामीर का जो ग्रंथ है बृहद जातक, वहां भी हम लोगों को ये मिल जाता है कि कौन सा रत्न किस ग्रह से संबंधित है, यानी 587 ईस्वी में। तो ये मान्यता तो पहले ही डेवलप हो गई हो। अपन चलिए, अपन जो संस्कृत में रत्न शास्त्रों की परंपरा है उस पर चर्चा मूल शुरू करते हैं। तो जो अगस्त्य मत, उसके बाद अगस्त्य का रत्न शास्त्र, और फिर आता है बुद्ध गुप्त का रत्न शास्त्र। एक रत्न शास्त्र और हम लोगों को मिलता है, वो रत्न प्रदीपिका के नाम से भारद्वाज का, जिसको हमारे शागिर्द और मित्र उमेश कुमार सिंह ने कुछ दिन पहले एडिट किया। इसकी एक बोधानंद वृत्ति भी मिलती है, जो पंडित सुब्राय शास्त्री ने उसको तैयार किया था। तो वो अपन आगे चलते हैं। लेकिन रत्नों में जैसा हम लोगों को कहा गया कि एक छोटी छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। भारत में कहानी से रत्न की या किसी भी शास्त्र की शुरुआत करने के पीछे मूल बात यह थी कि कहानी यदि हमें याद हो जाएगी तो वह शास्त्र भी हमें याद हो जाएगा। कहानी शिक्षण की सबसे सुंदर विधा है। कहानी से कोई बात शुरू होती है, हमारे व्रत कहानी से, नियम कहानी से, हमारे न्याय कहानी से, धर्म कहानी से, तो क्यों नहीं हमारे शास्त्र भी कहानी से। संस्कृत की परंपरा है और वो कहते हैं किसी बल संज्ञक दैत्य से रत्न की उत्पत्ति हुई। संभूतानि बलाद्दैत्याद रत्नानि विविधानि च गतानि नाना वर्णत्वं स्तिभ्यो भूमि संश्रया। कोई कहता है बल संज्ञक दैत्य से रत्न की उत्पत्ति हुई है, कोई दधीचि मुनि की अस्थि को रत्नोत्पत्ति का कारण मानते हैं, और कोई पृथ्वी के स्वभाव से उपलों में विचित्रता आकर रत्न हो जाता है, ऐसा मानते हैं। ये श्लोक वरामिहिर का है। जो इन सारे, इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय तक 3 रत्न शास्त्र थे। रत्नानि बलाद्दैत्य दधीचि, दधीचि तो अन्य वदंती जातानि केचिद उद्भव स्वभाव वैचित्र्यम प्राहुरु उपलानाम। रामीर इस बात को कहते हैं, और वो फिर बाद में ये कहते हैं, जो परंपरा हम लोगों को आगे भी मिल जाती है कि वज्रेंद्र नील मरकत करकेत्र र पद्म राग रुधिराक्ष वैदुर्य पुलक विमल राजमणि स्फटिक शशिकांता सौगंधिक गोमेद शंख महानील पुष्प रागाख्या ब्रह्ममणि ज्योतिरस सस्य मुक्ता प्रबालानी। रत्नों के नाम है। आज तो रत्नों की संख्या 200 से ऊपर है, लेकिन जो भारतीय परंपरा में मूल रूप से जिन लोगों को हम लोगों ने रत्न, ये एक तरह से मैं कह सकता हूं कि 2000 वर्ष पुराने समय से हम लोगों ने जिनको रत्नों के रूप में पहचान के प्रतिष्ठित कर दिया था, उनमें वज्र है यानी हीरा, इंद्रनील है यानी नीलम, मरकत यानी पन्ना, करकेतर, पद्मराग यानी पुखराज, रुधिर है ना, मूंगा, वैदुर्य, पुलक, विमलक, राजमणि, स्फटिक, चंद्रकांत, सौगंधिक ये भी रत्न, गोमेद रत्न, शंख रत्न, महानील नीलम, पुष्पराज ये भी पुष्पराज। वो पद्मराग के लिए भी वही शब्द और यहां भी यही, लेकिन फर्क है। ब्रह्ममणि, ज्योतिरस, सस्यक, मुक्ता और मूंगा, इन सबको रत्न कहते हैं। ये जो सस्यक आया है, इसका एक बहुत सुंदर संदर्भ हम लोगों को सम्रांगण सूत्रधार के 70वें चैप्टर में मिलता है। 80वां श्लोक। जब मैं अर्थ कर रहा था तब आपस में जब शब्द नहीं आते थे, तो इस तरह से पकड़ पकड़ के ये फुटनोट मैंने पुस्तक में लगा रखा है, तो मुझे याद आ गया। आप देखिए, इस तरह से जो रत्नों की
हम लोगों को पहचान या जो नामकरण या जिनकी प्रतिष्ठा हम लोगों के बीच हो चुकी थी, वो ये मुख्य रत्न थे। और बाद में इनका जो हम लोगों को उल्लेख मिलता है वो रत्न शास्त्र में, जो ब्राह्मीर देते हैं। लेकिन इसका विकास इतना अधिक हुआ कि जो बुद्धगुप्त का रत्न शास्त्र था वो हरिप्रोक्त रत्न शास्त्र हुआ। जिन लोगों ने गरुड़ पुराण को देखा है, गरुड़ पुराण, मैं मित्रों को या संस्कृत के प्रेमियों से ये बात कहना चाहता हूं कि गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद पढ़ने का पुराण नहीं है। गरुड़ पुराण जीवन रहते हुए पढ़ने का पुराण। गरुड़ पुराण हम लोगों के लिए एंसाइक्लोपीडिया है। पुराणों में वो एंसाइक्लोपीडिया, लेकिन जो मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है वो तो 17वीं शताब्दी में लिखी हुई रचना है, राजस्थान में लिखी हुई, और हम उसको मृत्यु के बाद पढ़ते हैं। कौन सा लोक मिलेगा, कौन सी आत्मा कहाँ जाएगी, पता नहीं ये क्या चीजें उसमें डाल के एक इतना पवित्र पुराण जो है, जो इंसाइक्लोपीडिया है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, वास्तु उसमें है, व्याकरण उसमें है, गीता सार उसमें है, स्मृति याज्ञवल्क्य उसमें, नीति सार उसमें, और आयुर्वेद का 60% पोर्शन, पुराण का 60% पोर्शन अनुवाद किया था मैंने गरुड़ पुराण का पूरा। तो आप देखिए कि ये पूरा, तो मुझे लगता है कि उसी पुराण में जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है वो है रत्न शास्त्र। और कितने अध्यायों तक शुरुआत में ही शुरू हो जाता है हरिप्रोक्तम। दरअसल वो हरिप्रोक्त तो किया गया है, लेकिन वो बुद्ध गुप्त का पूरा शास्त्र गरुड़ पुराण में सुरक्षित है, रत्न शास्त्र। कभी आप देखिएगा कि उसमें किस तरह से एक एक रत्न का परिचय, उसका नामकरण, उसके पर्याय भी हैं कहीं कहीं, और वो कहाँ पैदा होता है, कहाँ से आयातित होता है, किस खान में, और कितना उसका मूल्य हो सकता है, तोल का प्रमाण क्या होगा। इतने सारे रत्नों के साथ हम लोग जोड़ के एक एक शास्त्र को प्रणीत करते रहे हैं। आज भी वो परंपराएं कुछ अलग नहीं है। पहचान के लिए नई मशीनें आ गई है, लेकिन पहले इनके लिए कैसे पहचाना जाता, परीक्षण की विधियां। एक और ग्रंथ जो दक्षिण से निकला है वो रत्न शास्त्र का, जिसमें जो श्लोक हैं वो हालास्य महात्म के हैं। ये हालास्य महात्म कहाँ है, ये किसका हालास्य है, ये हम लोगों को जब भी कभी मिल जाए ढूंढना चाहिए, हमारी नजर रहनी चाहिए। ये जो शास्त्र हैं, और मुझे इससे संबंधित जो कुछ श्लोक हैं वो नाट्य शास्त्र में मिल जाते हैं, उत्तरार्ध में, विश्वकर्मा के नाम से। मुझे लगता है कि विश्वकर्मा ने भी जैसे अंगों के निरूपण के लिए, श्रृंगार के लिए, बनावट के लिए या कृत्रिम वेशभूषा के लिए जिन रत्नों का प्रयोग, हल्के रत्न या गंभीर भारी रत्न जो कुछ दिया, तो मुझे लगता है विश्वकर्मा के नाम से भी कोई शास्त्र रत्नों का एक रहा है। वो रत्नों का शास्त्र हम लोगों के पास, यानी जो उपलब्ध है उनका भी हम प्रयोग करें और ये देखें कि कौन सा रत्न कैसे मिलता है। रत्न शास्त्र का बहुत बड़ा सार, सार तो नहीं कहूंगा, बल्कि मैं रत्न शास्त्र से भी जो बड़ा शास्त्र है, एक संपूर्ण विंशति हमें मानसोल्लास में मिलती है, बड़ी विंशति। तब मुझे पता चलता है हीरा कहाँ से आता है, वज्रमणि कहाँ से आती है। वेणा तट ऐसी कौन सी खान है, वेणा नदी के तट पर विशुद्ध हीरा, कौशल देश में शीर्ष पुष्प के समान, सौराष्ट्र देश में कुछ लाल, सूरपारक देश में काला, हिमवान पर्वत पर कुछ लाल, मतंग देश में वल्ल पुष्प के समान, कलिंग देश में पीला, और पौंड्र देश में श्याम वर्ण का हीरा उत्पन्न होता है। भारतीयों को इतना पता था। आज हम केवल कोहिनूर की बात करके रह जाते, हमारी नजर, लेकिन हमारी नजर यहां भी हो जाए
भारत में और कहाँ कहाँ, कैसे कैसे। हीरे के देवता कौन है, इस पे आ जाते हैं अपन। लेकिन हीरे का मूल्य क्या है, हीरे का वर्ण कौन है, हीरे का मूल्य आप देखिए, सफेद सरसों के दाने का एक तंदुल होता है। ये मेजरमेंट बता रहा हूं मैं आपको, तालमान। और 20 तंदुल यानी 20 चावल के बराबर जो हीरा होता है, उसका 2 लाख कार्षार्पण दाम, कार्षार्पण। वर्तमान में क्या इसमें होगा, उसमें क्रम से दो दो चावल कम करने पर जो पहले का जो मूल्य था वो पादोन यानी 1.5 लाख, फिर तृतीयाशोन यानी तीसरे भाग वाला, अर्धोन यानी आधा, फिर उसका तीसरा अंश, फिर पंचमांश, फिर षोडशांश, पंचविंशांश, फिर शतांश, और हजारवां अंश सहस्त्रांश काशार्पण मूल्य होता है। ये हम अपने शास्त्र की, हमारे यहाँ मुद्राओं का जो अंश रहा वो कितने प्रकार का, 100%, ये 1000 अंश वाली मुद्राएं हैं हमारे पास। वर्तमान में हम लोग 100 पैसे का 1 रुपया मानते हैं, 100 रुपये का 100 रुपया, 1000 हो गया तो 1000, 500 जो हमारे पास। कभी हमारे यहाँ 16 आना था, कभी 20 आना था। इसीलिए हम लोग कहते हैं तुम्हारा काम 17 ना हो जाएगा, तुम्हारा काम 21 हो जाएगा, यानी 100% तो है ही 20 में, लेकिन 101% या 100% से भी ऊपर, सेंट %। तो मुझे लगता है ये जो इन्होंने दिया है वराहमिहिर ने रत्न शास्त्र की टीका, ये परिचय में हीरे के मूल्य में, तो ये हमें देखना चाहिए कि इतने अंश, सहस्त्रांश, 1000 अंश तक इन मुद्राओं का मोल देखिए। रत्न शास्त्र से हमें पता चलता है। फिर हीरे कौन से होते हैं, शुभ हीरा कौन सा होता है, अशुभ कौन सा होता है, कब धारण किया जाता है, इसके धारण करने के लाभ और नुकसान। मुक्ता, मोती, कहाँ से मोती, कितनी सुंदर मान्यता है कि गज मस्तक में भी मुक्ता। संस्कृत का तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सबने सुना होगा, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न सर्वत्र चंदनम न बने बने। मोती के लिए भी कहा है, हाथी, सांप, सांप के लिए मुझे उक्ति याद आती है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। कदली केले का पत्ता, सीप सीप शुक्ति, भुजंग मुख सांप का मुख, स्वाति एक गुण तीन। यदि स्वाति नक्षत्र में कोई बूंद गिरी, वर्षा हुई, तो यदि केले के ऊपर गिरी तो कपूर बन जाएगी, हाथी ओ इसके सीप में गिरी तो मोती बन जाएगी, और यदि वो किसी सांप का मुंह खुला हुआ और उसमें जा पड़ी तो वो जहर बन जाएगी। तो हाथी, सर्प, सीपी, शंख, मेघ, बांस, मछली और सुअर, इन सब से मोती की उत्पत्ति होती है। मोती के 8 उत्पत्ति स्थान, यानी भारतीयों को पता था, देखिए आप, सिंहलक देश, परलोक देश, पारलौकिक बाहर से आने वाला, सुराष्ट्र सौराष्ट्र में, ताम्रपर्णी नदी वहीं पर, पार्श्व देश, कुबेर देश, पांड्यवाटक देश, और हिमालय, यहां से हम लोगों को रत्नों की आपूर्ति होती थी। अभी हैं, तुलना कीजिएगा। रत्न शास्त्र हमें इतिहास की भी बड़ी प्रेरणा देता है। फिर मोतियों के लक्षण क्या हो सकते हैं, सब चीज लिखे। इनमें से एक सुंदर जो सुनने जैसा है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, बहुत रुचिकर हैं, कि सिंहलक देश में अनेक आकृति वाले स्निग्ध हंस के समान सफेद और स्थूल मोती होते हैं। जो ताम्रपर्णी नदी है वहां पर कुछ लाल, सफेद और निर्मल मोती होते हैं। और जो पारलोक से यानी बाहर से जो आते हैं, पारलौकिक से, उन देश में काले, सफेद, पीले कंकड़ मिले हुए भी और विषम
प्रकार के मोती होते हैं। सौराष्ट्र में न बहुत मोटे न बहुत छोटे और मक्खन के समान कांति वाले मोती होते हैं। सौराष्ट्र वाले बाहर से मोती लाते थे, मुझे ऐसा लगता है, और जगह जगह इनकी आपूर्ति होती थी। सौराष्ट्र का बड़ा कारोबार, क्योंकि सौराष्ट्र समुद्र से लगा हुआ है, बड़ा कारोबार मोतियों का था। बसरा से मोती आते थे भारतीयों में। बसरा से आने वाले मोती आज भी हैं, उस समय भी थे। वो कौन सौदागर थे, उनके बारे में हम क्या जानते हैं? शास्त्र हमें प्रेरित करता है। और जो पार्श्व देश है, उस देश में तेज युक्त सफेद भारी और अधिक गुण वाले मोती होते हैं। जो हिमदेश है, वहां पर छोटे जर्जर दही के समान कांति वाले और बड़ी श्रेष्ठ आकृति वाले मोती। कोई देश है विषम काले सफेद हल्के और बहुत तेजस्वी मोती होते हैं। जो पांड्य देश है, वहां पर निम्ब फल के समान 3 पुटों से युक्त धान्याक फल के समान और अति सूक्ष्म मोती मिलते हैं और व्यापार के काम आते हैं। पांड्य वाट भवा वही होते हैं। सूत्र तो यह कह रहा है। मोतियों की विशेषताएं क्या हैं, मोतियों के मूल्य कैसे हैं, यहां भी कार्षार्पण है। ये मुद्राएं गुप्त काल के आसपास की हमें मिलती हैं और हम लोग इनको पहचानते हैं। तो पद्मराग है, जिसको लाल कहते हैं, लाल, और लाल को ही हम लोग चुन्नी कहते हैं। पूरा राजस्थान हमारा चुन्नी लाल के नाम से। कौन है साहब चुन्नी लाल? पद्मराग संस्कृत का शब्द, और चुन्नी शब्द आ जाता है। ये चुन्नी ओढ़ने वाली नहीं, रत्न। कितने प्रसंग हम लोगों को इतिहास में मिल जाते हैं। सौगंधिक, कुरुविंद और स्फटिक, इन 3 तरह के पत्थरों से पद्मराग की उत्पत्ति हुई। बुद्धगुप्त भी यही कह रहे हैं, गरुड़ पुराण। मुझे इनके अर्थ करने में ही ये सब ध्यान में रखना पड़ा था, कहां कहां से इनके हमें मिलते हैं। मणियों के प्रभाव क्या है? एक बहुत सुंदर बात जो हमें आती है कि इन शास्त्रों में हमें सर्प मणि का भी, जबकि सर्प की मणि नहीं होती है, विज्ञान कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं। विज्ञान तो आ जाए, क्या विश्वास करें? ये भी कहते हैं कि जो सर्प की मणि है, वो यदि सर्प काट लिया जाए तो वहां ले जाके उसको विषविहीन, कैसा विश्वास है। लेकिन ब्राह्मीर कहते हैं कि भ्रमर शिखा कंठ वर्णो दीप शिखा सब प्रभो भुजंगा नाम भवती मणि किल मूर्धनी यो अर्गने सविज्ञ। भ्रमर या मयूर कंठ के समान वर्ण वाला, दीप शिखा के समान कांति वाला और अमूल्य मणि सर्पों के सिर में पाया जाता है। नागमणि नाम तो है, हमें उल्लेख मिलता है रत्न शास्त्र। आगे जो इनके मूल्य हैं उनके आ जाते हैं। फिर मरकत यानी पन्ना। कितने पन्ना लाल है हमारे पास? पंजी, हीरा लाल भी है तो पन्ना लाल भी है। रत्नों पे हमारे यहाँ नामकरण की बड़ी परंपरा रही है। मुझे लगता है शास्त्रों में इस तरह की जो रत्नों की परंपरा हमें मिल जाती है। आप कभी बुद्धगुप्त का शास्त्र देखिए, भारत के पास रत्नों की एक बड़ी श्रृंखला मिलती है। रत्नों को हम लोगों ने ज्योतिष में प्रयोग किया है, आभूषण में प्रयोग किया है। राजस्थान का जयपुर जो है, वो रत्न व्यापार के लिए पहचाना जाता है। मुझे भी मान है मोती, हालांकि इस अंगुली में पहनना चाहिए, पर मुझे इसमें, मैं इसी में चला रहा हूँ। रत्न धारण कर लिया जाए, लेकिन रत्न धारण करने पर क्या प्रभाव, कितने रत्ती का, कितने तोले का, कितने माशे का रत्न, किस अंग में, कौन सा, एक शास्त्र पर कितने शास्त्र आधारित हो सकते हैं? रत्न शास्त्र पर तोल माप। ज्योतिष शास्त्र में भी अंग शास्त्र, अंग विद्या, अंग विद्या, जिसमें रत्नों पर बड़ी चर्चा है।
रत्नों के पर्यायवाची हम लोगों को मिल जाए। सोमेश्वर मुझे बार बार इसलिए याद आते हैं कि सोमेश्वर ने इन सब रत्नों का सुंदर वर्णन, प्रामाणिक वर्णन, क्योंकि राजा था, आंखों से देख के, एक राजा, उसने कितने राजाओं के लिए शास्त्र लिख दिए। भारत का कोई ऐसी रियासत नहीं हो, कोई ऐसा रजवाड़ा नहीं रहा हो जहां पर सोमेश्वर का ग्रंथ नहीं, बुद्ध गुप्त का शास्त्र नहीं, बड़ा मिहिर के ये रत्न अध्याय नहीं। कौन से रत्न है जिनको जमीन में गाड़ने से भवन वास्तु दोष से मुक्त हो जाता है, यदि हमें अपराजित प्रच्छा कहता है, यदि हम लोगों को सम्रांगण सूत्रधार कहता है, यदि हम लोगों को मय मदन कहता है, कितने परीक्षण हम लोगों ने पहले कर लिए हैं। शास्त्र केवल लिखा हुआ नहीं है, केवल रखा हुआ नहीं है, ये हमारे आचरण का शास्त्र है। हम इसके बारे में कितना जानते हैं? कुछ नहीं जानने वाला। वर्तमान में इस शास्त्र के सहारे देखिए आप, जेम्स लेबोरेटरीज खड़ी हो गई। उस भूमि का मूल्य बढ़ जाता है जहां कोई भी रत्न पाया जाता है। उस संस्कृत का भी महत्व बढ़ जाता है, देव भाषा का भी महत्व बढ़ जाता है, जबकि उसमें रत्न शास्त्र पाया जाता है। संस्कृत, इसीलिए मैं कहता हूं कि संस्कृत जो भाषा है वो प्रयोग की भाषा है, लोकोपयोग की भाषा है। जिस भाषा में लोक उपयोग के शास्त्र अथवा ग्रंथ नहीं मिलते, वो भाषा सिर्फ बोली हो जाती, बोलचाल की बात, बोलचाल हो जाती। लेकिन संस्कृत में चूंकि इतने शास्त्रों की परंपरा है, इसीलिए वो उपयोगी है। और बार बार मैं ये बात कहता हूं कि संस्कृत की उपयोगिता बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि उसके शास्त्रों का, मैं तो आगे और बढ़ूंगा कभी, तब वो जो सामुद्रिक शास्त्र है उसमें इन रत्नों का क्या महत्व, कभी अपन चर्चा करेंगे इस पर। आज यही और इतना ही। नमस्कार।